नमस्ते, मेरा नाम रूबी है, लेकिन शायद अब यह मेरी नहीं है। वैसे भी, इससे क्या फर्क पड़ता है जब वे कहते हैं कि मेरे पास क्या बचा है। मैंने पलक झपकते ही अपना वर्तमान, अपना भविष्य और अपना अतीत सब एक साथ खो दिया। कम से कम मैंने कुछ महीने पहले तो यही सोचा था। जब से मैं पैदा हुई, मैंने एक परीक्षा जैसा जीवन जिया और मेरी माँ ने एक दिन मुझे बड़ा करके एक राजकुमारी बनाने की कोशिश की। मेरे पास सब कुछ था, लोकप्रियता, आकर्षण और खराब हास्य, सफलता का एक सिद्ध सूत्र। भले ही मैं कठिन थी, लेकिन साथ ही मैं खूबसूरत भी थी, और इससे शायद पता चला कि मेरा मॉडलिंग करियर सफल होगा। लेकिन एक शाम, सब कुछ बदल गया। मेरे ग्रेजुएशन की पूर्व संध्या पर मेरे प्रेमी क्राइस्ट ने मुझे अपनी नई पोर्शे में घर से उठाया। मसीह मुझे तीर की तरह सीधे रास्ते पर ले जा रहे थे। उसी समय एक नशे में धुत इलेक्ट्रीशियन अपनी विंडशील्ड बंद करके पागलों की तरह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और सीधे हमारी ओर बढ़ रहा था। उनकी वैन ने सचमुच पोर्शे को टक्कर मार दी। देखते ही देखते हमारी कार में आग लग गई। मसीह और वैन चालक दोनों की तुरंत मृत्यु हो गई। आधे मिनट तक मैं कार में औंधे मुंह लेटा रहा। मेरे चेहरे पर डैशबोर्ड का एक हिस्सा पिघल जाने के कारण मुझे अस्पताल ले जाया गया। अगले 72 घंटों में मुझे 7 सर्जरी से गुजरना पड़ा। डॉक्टरों ने मेरी मांसपेशियों से कुछ जगहों से प्लास्टिक को अलग कर दिया। वे बची हुई त्वचा को संरक्षित करने, एक आंख बचाने, मेरे पिघले होठों को अलग करने और कई टुकड़ों की पहेली की तरह मेरी नाक के पुल को फिर से बनाने में भी कामयाब रहे। मेरे टूटे हुए हाथ और पैर कसकर बंधे हुए थे। कुछ हद तक वे मेरी सुनने की क्षमता को बचाने में भी सक्षम थे, लेकिन कुछ समय के लिए मैंने बोलने की क्षमता खो दी थी। दुर्घटना के 3 दिन बाद जब मैं आखिरकार जागा, तो मुझे हर जगह दर्द ही दर्द महसूस हो रहा था। मुझे इतनी दर्द निवारक दवाएं दी गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ, और ये लोग कौन हैं जो मेरे बिस्तर पर रो रहे हैं। मैं उस पल को कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने दुर्घटना के बाद पहली बार दर्पण में देखा था। यह मेरे अस्पताल में रहने के चौथे महीने में हुआ। जैसे ही नर्स ने मेरे सिर से पट्टियां हटाईं, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अपनी माँ के युवा चेहरे पर 2 और झुर्रियां देखीं। दर्पण गोल था और मेरे चेहरे का प्रतिबिंब जले हुए पैनकेक जैसा दिखता था जिसमें आंखें, मुंह और नाक के लिए छेद थे। अस्पताल में मेरे पूरे प्रवास के दौरान किसी ने भी मेरी चोटों के बारे में बात नहीं की। सभी लोगों ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं इससे उबर जाऊंगा। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा चेहरा त्वचा के बिना एक डरावनी खोपड़ी बन गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अजीब प्राणी जिसका प्रतिबिंब वास्तव में मैं ही था। चिल्लाते हुए और हथियार लहराते हुए मैंने सभी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे अपना गुस्सा और दर्द दूर करने के लिए चीखने और कुछ तोड़ने की जरूरत थी। जैसे ही मैंने कांच के फूलदान को शीशे से ठोका, मैंने उस व्यक्ति का चेहरा तोड़ने की कल्पना की जिसने मेरी जिंदगी चुरा ली। और वहां परी कथा समाप्त हो गई थी। राजकुमारी एक राक्षस बन गई थी, और इस बार यह हमेशा के लिए थी। संभवतः उस क्षण दुनिया को बूढ़ी रूबी के बारे में जो कुछ भी पता था वह सब खत्म हो गया था। जब उन्होंने मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी, तो मैं हमारे देश के घर में एक भूत बन गया। मैं अपने नए जीवन की किसी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता था, नहीं मैं बाहरी दुनिया से किसी को देखना चाहता था। मैं यह भी नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे। मैं बस यही कर सकता था कि काश मैं वह बूढ़ी रूबी होती जिसका चेहरा कभी-कभी दुनिया को याद रखने में कठिनाई होती थी। मैंने इंस्टाग्राम पर ब्लॉग करना,
पुरानी तस्वीरें पोस्ट करना और अपने आकर्षक जीवन के बारे में बात करना जारी रखा। एक बार मेरे माता-पिता ने मेरे जैसे कटेफ्टे लोगों के विशेषज्ञ एक मनोचिकित्सक से मिलने का समय तय किया। उसका नाम डॉक्टर सैली था। हाँ, एक और संकीर्ण सोच वाला बूढ़ा आदमी। जब मैंने उसका नाम सुना तो मैंने यही सोचा। हालांकि मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त पर। हमारी मुलाकात अंधेरे में होनी थी। उन्होंने प्रश्न पूछे जिनका मैंने हाँ, मौन, ना और तालियों से उत्तर दिया। पहले 10 प्रश्न विशिष्ट जीवन पुष्टि नारे थे, जैसे कि कागज के टुकड़े से पढ़े गए हों। एक प्रश्न के बाद मैंने ताली बजाई और अपने आप से कहा, मैं इसे क्यों स्वीकार कर रहा हूं? हालांकि अगला प्रश्न सीधे मुद्दे पर था। डॉक्टर सैली ने पूछा, रूबी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है? मैं तालियां बजाना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सका। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको लगता है कि आपके पिछले जीवन के एक छोटे से हिस्से को भी फिर से शुरू करने का एक भी मौका नहीं है? क्या आप आश्वस्त हैं कि कोई भी आपके दर्द को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है? इन सभी प्रश्नों का पूरी शांति से पालन किया गया। अगर मैं डॉक्टर सैली की घोषणा करने के लिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढना चाहता हूं, मुझे लाइटें जलानी पड़ी, और जब मैंने ऐसा किया तो मैंने एक आदमी को देखा जिसके चेहरे से नाक गायब थी और ऐसा लग रहा था जैसे कई टुकड़ों को एक साथ सिल दिया गया हो, दाग पर दाग। उस पल मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर सैली ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। उसने मुझे समझा। हम हर हफ्ते मिलते थे और ऐसा लगता था जैसे उसने मेरा मन पढ़ लिया हो। मैं चुप रहा और सुनता रहा। उन्होंने अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में भी बात की और कैसे उन्होंने फेस ट्रांसप्लांट कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि नए चेहरे के साथ उसने सोचा कि वह मेरे जैसे लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। डॉक्टर सैली के साथ मेरी मुलाकातों ने मुझमें नई जान फूंक दी। मैंने उसे अपना वचन दिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उससे किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। कल मेरे चेहरे का प्रत्यारोपण है और यह नए जीवन की ओर मेरा पहला कदम होगा। कौन जानता है कि मैं अपने नए चेहरे से किस प्रकार का व्यक्ति बन जाऊंगा। हालांकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार, अपना पुराना चेहरा खोने के बाद इसने मुझे अपना सच्चा स्वरूप खोजने में मदद की। यदि आपको यह उपयोगी या दिलचस्प लगा हो तो कृपया एक अंगूठा छोड़ें।